अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के 90% गवर्नमेंट रेवेन्यूज सिर्फ और सिर्फ ऑयल से आते हैं। यानी सऊदी अरेबिया जितना भी पैसा कमाता है उसका 90% सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल यानी ऑयल से कमाता है। जबकि आज के इस दौर में दुनिया के मेजर यानी बड़े कार ब्रांड्स का विजन 2030 तक ईवी के ऊपर यानी ऑर्गेनिक एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। सादा अल्फाज में पेट्रोल के मुतबादल ज़राए पे शिफ्ट हो जाना है। और इस वीडियो का टाइटल और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरेबिया को ऑयल की वजह से कैसे खतरा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस दौर में सऊदी अरेबिया का टोटल डेबिट जो है यानी टोटल कर्जा जो है वो 264 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। और ये तकरीबन पाकिस्तान का 2 गुना कर्जा बनता है और डिफॉल्ट के करीब श्रीलंका का 5 गुना से भी ज्यादा कर्जा बनता है। तो आइए जानते हैं कि सऊदी अरेबिया को ऑयल की वजह से कैसे खतरा हो सकता है। तो बेसिक चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो बात है जी 1932 की, जब सऊदी अरेबिया की सल्तनत बिल्डअप हुई और सऊदी अरेबिया के 2 बड़े ग्रुप्स ने मिलकर ये किंगडम बनाया। उनमें से एक था मजहबी ग्रुप और दूसरा था सियासी ग्रुप। तो नंबर 1 पे है जी वहाब्स, यानी ये था मजहबी ग्रुप, और नंबर 2 पे है जी साउद्स। और इन्होंने मजीद छोटे छोटे कबीलों को मिलाकर एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया था। और इन दोनों ग्रुप्स के मिलने की वजह से सऊदी अरेबिया की कैपिटल गवर्नमेंट बनी थी। और इन दोनों ग्रुप्स ने आपस में ये तय किया कि सऊदी अरेबिया के जितने भी पॉलिटिकल यानी सियासी सरगर्मियां हैं उनको ग्रुप साउद्स कंट्रोल करेगा। और मजहब के हवाले से जितनी भी चीजें हैं वो तमाम अथॉरिटीज वहाब्स के पास होंगी। और इस गवर्नमेंट को बनने के 1 साल बाद सऊदी गवर्नमेंट ने अमेरिका की एक कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को अपने मुल्क में बुलाया और उनसे मुआहदा किया कि वो सऊदी अरेबिया में ऑयल के ज़खायर को दरियाफ्त करेंगे। और ठीक 5 साल बाद इस कंपनी ने कामयाबी के साथ सऊदी अरेबिया में ऑयल दरियाफ्त कर लिया और रातों रात दोनों ममालिक की किस्मत चमक उठी। और फिर आता है जी 1945 का दौर, और सऊदी अरेबिया के बादशाह अब्दुल अजीज और अमरीकी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने आपस में मुआहदा किया कि सऊदी अरेबिया अमेरिका को ऑयल प्रोवाइड करेगा और बदले में अमेरिका पूरे सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी फराहम करेगा। और ये मुआहदा कामयाबी से तय भी हो गया। उसके बाद 1963 में अमरीकी सरकार ने पूरी ईमानदारी दिखाई जब सऊदी अरेबिया और मिस्र यमन के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर में मुब्तला थे। तो उस वक्त मिस्र ने अपनी एयर फोर्स को सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा। और ठीक उसी वक्त अमेरिका ने अपनी एयर फोर्स को सऊदी अरेबिया में भेजा और अमेरिकी एयर फोर्स ने कामयाबी के साथ मिस्र की एयर फोर्स को भगा दिया। और इस तरह सऊदी के ऊपर जंग का खतरा टल गया। और उस वक्त के सऊदी अरेबिया के बादशाह किंग फैसल ने सऊदी अरेबिया में डिजिटल चीजों को लॉन्च किया, जिस तरह के टेलीविजन, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लड़कियों के लिए पब्लिक एजुकेशन मुतारिफ करवाई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया की सल्तनत में जो मजहबी ग्रुप था उसने इन चीजों की सख्त मुखालफत की और देखते ही देखते 5 साल के अंदर एहतजाज इतने ज्यादा बढ़ गए कि सऊदी अरेबिया के बादशाह किंग फैसल को गवर्नमेंट छोड़ना पड़ गई। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि सऊदिया में एक ट्रेंड चल गया था। उन्होंने इन सब डिजिटल चीजों को शैतान का आला करार दिया था, यानी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल। और उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि 1979 में मजहबी ग्रुपों ने मक्का को घेर लिया और 500 मजहबी इंतहा पसंदों ने मक्का के ऊपर कब्जा कर लिया और सऊदी किंग को फिर से हथियार डालना पड़ गए। अब सऊदी अरेबिया को अंदरूनी दुश्मनों के अलावा बैरूनी दुश्मनों का भी सामना था। तो साल 1990 में इस वक्त इराक और कुवैत की जंग चल रही थी। और जब इराक की फौज सऊदी अरेबिया के बॉर्डरों पर पहुंची तो फिर अमेरिका फिर से मैदान में आ पहुंचा। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि अमेरिका ने अपने 6 लाख नौजवान सऊदी अरेबिया के बॉर्डरों पर तैनात कर दिए और उन्होंने इस जंग का मुकाबला भी किया और उन्हीं की वजह से सऊदी अरेबिया बच भी गया। इसके बाद अमेरिका ने अपने 5000 फौजी जवानों को सऊदी अरेबिया में मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिया ताकि वो हर वक्त सऊदी अरेबिया में रहें और उनकी हिफाजत करें। लेकिन इन सब चीजों का सऊदी अरेबिया को फायदा तो था, लेकिन अंदरूनी तौर पर इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था कि मजहबी ग्रुपों ने ये कहा कि सऊदी अरेबिया अपने आप को मुस्लिम दुनिया का सरबराह समझता है और सिक्योरिटी के लिए किसी यहूदी मुल्क यानी यूएसए यानी अमेरिका का सहारा ले रहा है। उसके बाद सियासी ग्रुप और मजहबी ग्रुप, इन दोनों में फासले इतने ज्यादा बढ़ गए कि सऊदी अरेबिया में दहशतगर्द हमलों का ट्रेंड चल पड़ा। सऊदी अरेबिया में होने वाले छोटे छोटे हमलों के अलावा 1995 और 96 में 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए और इन हमलों की लपेट में आए अमेरिकी फौजी।
और इन हमलों के नतीजे में 54 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। इन हमलों के बाद इल्जाम लगाया जा रहा था कि वहाबीज के साथ साथ इन हमलों में उसामा बिन लादेन जैसे लोग भी मौजूद हैं। उसके बाद अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी FBI ने सऊदी अरेबिया में तहकीकात का मुतालबा किया। सऊदी अरेबिया से मुतालबा किया कि वो सऊदी अरेबिया में आकर इन हमलों की तहकीकात करना चाहती है, जबकि इसके जवाब में सऊदी गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कितना प्रेशर था, यानी मजहबी ग्रुपों का कितना ज्यादा प्रेशर था। इसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और वो था जी 9/11 का अटैक, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर होने वाले 9/11 अटैक्स का। इन अटैक्स के फौरन बाद अमेरिका ने ये साफ साफ कहा कि 19 दहशतगर्दों में से 15 का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था, और इसकी इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात के लिए अमेरिका ने जॉइंट हाउस सेनेट कमेटी भी बना दी। इस कमेटी का ये काम था कि जो 15 दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था, तो इस कमेटी ने कंफर्म करना है कि आया कि वो अटैकर्स सऊदी गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक थे या नहीं। और इस कमेटी ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल रिजल्ट्स अमेरिकी गवर्नमेंट को पेश कर दिए। और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने इन डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट में रखा। और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इन हमलों के बाद आने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट्स जॉर्ज बुश, ओबामा और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी इन डॉक्यूमेंट्स को लीक नहीं किया। इन सब के बाद जब 2021 में प्रेसिडेंटशिप हासिल करके इन डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई कर दिया, यानी मंजर-ए-आम पर ला दिया, यानी दुनिया के सामने रख दिया। और इन डॉक्यूमेंट्स का नतीजा ये था कि इन डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ कहा गया है कि सऊदी अरेबिया एक आउटकास्ट नेशन है, इन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है, लिहाजा इनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब होने लगे। इन रिपोर्ट्स के बाद साफ साफ ये नजर आने लगा कि इतने सालों से चलने वाले अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अब मजीद बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली हालिया ही में यूएस पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अमेरिका किसी भी सूरत सऊदी अरेबिया को किसी भी किस्म के हथियारों की फरोख्त नहीं करेगा। तो अमेरिकी सेनेट अगर ये बिल पास कर देता है तो फिर अमेरिका और सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी डील भी टूट जाएगी। उसके बाद आती है जी ऑयल की बारी। मीन टू से कि इतने साल गुजरने के बाद अमेरिका ऑयल के हवाले से किसी न किसी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, यानी अब उन्हें अपनी ऑयल की जरूरत के लिए बाकी के ममालिक पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया को अमेरिकी सपोर्ट मिलना भी बंद हो जाएगी। और सऊदी अरेबिया के लिए मजीद खतरनाक बात यह कि पिछले सालों में ह्यूमन राइट्स को लेकर सऊदी अरेबिया में जो एहतजाज होते रहे हैं उनको लेकर दुनिया के 36 ममालिक सऊदी अरेबिया को ओपन लेटर लिख चुके हैं, और इनमें से काफी ममालिक सऊदी अरेबिया को छोड़कर दूसरे ममालिक के साथ ऑयल के रिलेटेड मुआहदे कर रहे हैं, यानी वो भी सऊदी अरेबिया से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और शायद ऐसा हो सकता है कि इतने सालों से बहुत से ममालिक इसलिए खामोश थे क्योंकि उन्हें सऊदी अरेबिया से तेल मिल रहा था, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ऑयल से हटकर सस्टेनेबल, ग्रीन और ऑर्गेनिक एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया के साथ होने वाले ऑयल के मुआहदों के ऊपर सवालिया निशान लग जाए। अब हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया के टोटल रेवेन्यू में से 90% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से आते हैं, और इससे आप समझ सकते हो कि इनकी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। और ये बात हमें इस ग्राफ को देखकर बिल्कुल समझ में आती है कि जब जब भी ऑयल की प्राइस बढ़ती है सऊदी अरेबिया की जीडीपी भी बढ़ती है, और जब जब ऑयल की प्राइस कम होती है तो सऊदी अरेबिया की जीडीपी भी कम होती है, यानी उनकी इकोनॉमी भी गिरती है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि रिसेंटली यूएन यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में दुनिया के 131 ममालिक ने ये हलफ लिया है कि 2050 तक वो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और जिस तरह दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है उसी तरह दुनिया की ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है, यानी सऊदी अरेबिया का रेवेन्यू ही कम होता जा रहा है, यानी उनकी पूरी इकोनॉमी ही ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये है जी सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा मसला, और इस मसले के हल के लिए सऊदी अरेबिया दिन रात जद्दोजहद कर रहा है, और उनका मकसद है कि साल 2030 तक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी का मुतबादिल ढूंढना। और इस विजन का नाम है जी विजन 2030। इस विजन के बहुत से मकासद हैं। नंबर 1 है जी सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना,
दूसरा मकसद है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को लाना, यानी डिजिटल चीजों को सऊदी अरेबिया में लाना। तीसरा मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी खवातीन को मुकम्मल तौर पर शोबों के अंदर लाना, यानी खवातीन के लिए रोजगार के लातादाद मौके पैदा करना। तो देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 सऊदी अरेबिया को क्लैप्स होने से बचा पाएगा या नहीं। तो दुआ है कि ऐसा मुमकिन हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, असाज टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।